हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारा आज का टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। हम अभी तक पोवर्टी को ख़त्म करके बैठे हैं। हमारा जो चैप्टर है और चैप्टर रहेगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है एंड चैलेंजेस है हमारे देश में, उसमें पोवर्टी को हमने कवर अप कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर से डरते होते हैं। हमने ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट रखा नहीं, पोवर्टी को जब तक पढ़ा के रखा है, आपको ऐसा कोई पॉइंट नहीं रखा जहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत है। व्हाट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। और हमारे देश में जितने भी करंट प्रॉब्लम्स है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। देखो, एक प्रॉब्लम नहीं है तो, और आज़ाद भारत का एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम हम बोल सकते हैं इसको। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बहुत ज़्यादा क्रूशल है। बिकॉज देखो, जो भी घर में अगर 5 लोगों की फैमिली में उसमें कमाने के लायक अगर 1 लोग है या 2 लोग है, ठीक है ना, 1+, और दोनों अनएम्प्लॉयड है, या तो एक एम्प्लॉयड है एक अनएम्प्लॉयड है। देखो, और इससे भी बड़ी बात है, अगर आप मॉडर्न ज़माने की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, ठीक है ना, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर घर की गाड़ी चलानी है तो 2 पहियों से चलती है घर की गाड़ी। एक होते हैं मम्मी और एक होते हैं पापा। मैं जैसे मेरा 40+ एज है, तो हमारे पापा अगर अर्न करते थे, सिर्फ काम करते थे तो चलता था। हमारी मम्मी घर काम करती थी, बिकॉज एक्सपेंसिस वेर वेरी लो, है ना हमें। और कुछ लोग बोलते हैं कि यार, हम किसी के पापा कभी कभी बोलते हैं कि हम तो अकेले कमाते थे तो हमारा घर का खर्च निकल जाता था। भाई, वो पापा वो क्यों भूल जाते हैं कि उन टाइम मोबाइल नहीं था क्या मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं था, ठीक है। उस टाइम इतने व्हीकल्स भी नहीं थे, हार्डली किसी के पास एक व्हीकल हुआ करता था, हार्डली, है ना। उस टाइम व्हीकल्स भी नहीं थे। अब देखो, एक घर में अगर 5 लोग रहते तो कम से कम 4 व्हीकल रहते हैं, समझ रहे हो। तो अगर 4 व्हीकल है, मोबाइल है, घर में जितने मेंबर्स है उतने मोबाइल से, जितने मेंबर उतने मोबाइल, और उनका रिचार्ज फिर। और आपको पता है ना, हर 6 महीने एक न्यू मोबाइल लेते हैं हम। कोई ना कोई बोलता है पप्पा मेरा मोबाइल पुराना हो गया, मुझे नया मोबाइल लेके दो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने तो 2 ही चीज़ कवर अप करवाई। पहले के ज़माने में जब बंदों का सैलरी, जब मैं छोटा बच्चा था, 2000-3000 सैलरी हुआ करता था, ठीक है ना। तब हम हार्डली एक साल में कभी होटल में खाना खाने जाते थे। नेवर, आई डोंट रिमेंबर मैंने मेरी लाइफ टाइम में, जब मैं छोटा बच्चा था, हम कभी होटल में खाना खाने गए थे, कभी नहीं, नेवर। समझ रहे हो, रेस्टोरेंट्स भी उतने नहीं थे। अब आज देखो, सब्जी मंडी से ज़्यादा बड़ी तो होटलें होती है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया का सर्वे करो, सब्जी की अगर आपको 15 लारी मिल रही है, उससे ज़्यादा तो होटल्स मिल रही है, ठीक है ना। हम जब पूरी फैमिली को, जैसे हमारी फैमिली की बात करें, एक महीने में 4 बार अगर हम बाहर जाते हैं तो कम से कम 2500 का बिल होता है। तो 10,000 रुपीज वी आर स्पेंडिंग ऑन होटल्स खाने के लिए। सो चेक द एक्सपेंसेस ऑन द न्यू थिंग्स। हमने नए नए एक्सपेंसेस एक्सप्लोर करे हैं, है ना, अनलॉक किए हैं। हमने क्या किए हैं, नए नए एक्सपेंसेस अनलॉक्ड किए हैं, जिसे मजा आती है, आपकी भाषा का वर्ड है, समझ रहे हो। हमें अच्छा लगता है नए नए एक्सपेंसेस करना, समझ रहे हो। एजुकेशन सेक्टर में भी अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको भी पता है कि कितने नए नए एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पहले इतने नहीं होते थे, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी परेशानी है। और क्यों है आपको पता है, बहुत सारे खर्चे हैं। पोवर्टी ओरिजिनेट्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर कोई बंदा अनएम्प्लॉयड है, समझ रहे हो, तो गरीबी तो आनी ही आनी है, ठीक है ना। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, और ये लंबे वक्त से चल रहा है, एंड हैज गॉट डीप रूटेड इन इकोनॉमी। डीप रूटेड इन इकोनॉमी मतलब अपना घर कर चुका है ये हमारे अर्थतंत्र में। मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट दिस विल नेवर बी सॉल्व। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा हम काम करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डालते हैं। कैसी डालते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज डालते हैं। अब मैं ऑलरेडी पहले एक बार बता चुका हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। इसी पर्टिकुलर चैप्टर में इसका मतलब मैं बता चुका हूं। और एक होता है लेबर, वापस रिवाइज कर रहा हूं, इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। देखो, कैपिटल मतलब कोई पर्टिकुलर वर्क करने के लिए मुझे अगर कहीं पे 100 मजदूरों की ज़रूरत पड़ रही है, उनकी जगह पे उनका काम अगर मेरा एक पर्टिकुलर 10 लाख का मशीन कर रहा है, ठीक है ना, तो मैं ये मशीन को वन टाइम में परचेस कर दूंगा, मेरा पैसा मशीन के पीछे लगा दूंगा। क्योंकि हर महीने मुझे मशीन नहीं खरीदना है, एक ही मशीन 100 लोगों का काम कर रही है। देखो, अब 100 लोगों का सैलरी कितना होता है, कम से कम मैं 10,000 बेसिक सैलरी लग रहा हूँ। तो 10,000 के हिसाब से आप देखो क्या हुआ, 6 महीने ऑटोमेटिक लग गए।
हर महीने मुझे जो सैलरी देना था वही काम मेरा सिर्फ एक मशीन कर रहा है। अब ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए मुझे 3 या 4 लोगों की जरूरत है। आप समझ रहे हो? तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो गई और मजदूरों को हमने प्राधान्य नहीं दिया। और अगर मजदूरों को प्राधान्य नहीं देंगे, जितना कैपिटल इंटेंसिव हम इंडस्ट्रीज ओपन करते जाएंगे उतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा। फिर हम बोलते देश पीछे है, भाई पीछे ही रहेगा ना। अगर किसी भी पर्टिकुलर देश को आगे आना है तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज नहीं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। आज की तारीख में हम रोबोटिक्स को प्राधान्य दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राधान्य दे रहे हैं, काफी सारा काम रोबोट्स करेंगे। तो भाई आपको क्या लग रहा है, अगर आपका अभी फिलहाल फायदा हो रहा है तो क्या फ्यूचर में नुकसान नहीं होगा? आपके रोबोट्स खरीदने लायक भी कोई नहीं रहेगा, ठीक है ना। इंसानों को आप खुद बर्बाद कर रहे हो आपके पैसों से, और एक दिन अंततः आपको भी बर्बाद होना है। आप भी बचने वाले नहीं हो, आप तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए जा रहे हो। आप समझ रहे हो चीजों को, है ना। तो रटवाने का काम नहीं है। अमंग current problems of India, problems of unemployment is crucial. Poverty originates due to unemployment. This is a long term problem and has got deep rooted in economy. Maximum countries of the world are facing problems of unemployment. कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। और मैंने बताया कि काफी सारे देश को क्यों डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? ओके गाइस, एक सेकेंड ना, मैं नीचे नेक्स्ट पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख चुका हूँ, तो मुझे उसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, एक सेकेंड। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझो। वन हु इज एडल्ट। अब देखो, जैसे एक पापा है, एक मम्मी है, अब इनका एक बेटा हुआ, ठीक है, 2024 के मार्च महीने में पैदा हुआ। अब आपको क्या लगता है, ये जो बेटा पैदा हुआ है ना, डुग्गू नाम है इसका, क्या नाम है? डुग्गू। ये डिग्गू को क्या मैं अनएम्प्लॉयड बोलूं? भाई नहीं कर सकता काम वो। तो जो काम करने के लायक है, जो काम करने के लायक है वही तो अनएम्प्लॉयड हुआ। सर आप मतलब पिछले 7 मिनट से पढ़ा रहे हो, आपने ये नहीं बताया अनएम्प्लॉयड का गुजराती या इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। अनएम्प्लॉयड मतलब बेकार। क्या बेटा? बेकार। और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब पूरा वर्ड अगर देखना है तो बेकारी, हाँ बेरोजगारी, ये भी अच्छा वर्ड है एक, बेरोजगारी। रोजगारी, रोजगार मिलते ना, जो रोज का कमाते हैं। वन हु इज एडल्ट, पहले तो अगर पर्टिकुलर व्यक्ति को मुझे बेरोजगार बोलना है, यहाँ के हिसाब से 15 से 60 नहीं बोलना चाहता है। एक्चुअली हमारे देश में 18 से ऊपर, अगर ग्रेटर देन, कैसा ग्रेटर देन 18 एज है तो ही वो बंदा काम करने के लायक है। बट फिर भी यहाँ पे लिखा है, पुराने रूल होंगे उस हिसाब से लिखा होगा। जो भी व्यक्ति है जो अडल्ट है, वन हु इज अडल्ट एंड हुज एज इज 50 to 60 years and who is ready to work, and who is ready, अब किसी की काम करने की इच्छा नहीं है तो वो अनएम्प्लॉयड कैसे हुआ? and who is ready to work, देखना, at a prevalent market rate of wages, जो अस्तित्व में रेट चल रहा है, at a कैसा? at a prevalent। देखो सबसे पहले तो किसी को बेरोजगार होने के लिए, है ना, बेरोजगार होने के लिए सबसे पहला रूल क्या है? उसको एडल्ट होना चाहिए। और आपको पता है 18 साल का बंदा अडल्ट होता है ना, 18 साल का बंदा अडल्ट होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। लेकिन हम एडल्ट का रूल क्या है, यहाँ पे 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, ठीक है। हु इज रेडी टू वर्क, ये जो अडल्ट है वो क्या है? रेडी टू वर्क। बट कैसे? एट अ प्रिवेलेंट मार्केट जो रेट है, एट अ प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, उसका जो प्रिवेलेंट मतलब जो एग्जिस्टिंग, प्रिवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एग्जिस्टिंग, जो अभी जो एग्जिस्ट करता है ना, एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, एग्जिस्टिंग वेजेस के ऊपर काम करने के लिए रेडी है। भाई रेडी है तो क्या हो गया? क्या उसके अंदर एनर्जी है? क्या उसके अंदर एनर्जी है? उसके अंदर एनर्जी भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चलो एनर्जी भी है, क्या क्वालिफिकेशन है?
क्या क्वालिफिकेशन है? नहीं है तो फिर वो काम नहीं कर सकता। एनर्जी भी है और क्वालिफिकेशन भी है। कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए एक एडल्ट है, ठीक है, 15 से 20 साल का है, जो रेडी टू वर्क है एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, उसके अंदर वो काम करने की एनर्जी है, और जो पर्टिकुलर काम करना चाहता है उसका क्वालिफिकेशन भी है उसके पास, ठीक है ना। वो इज इन सर्च ऑफ वर्क, और ये सब होने के बावजूद रेडी टू वर्क है। कुछ लोग बोलते हैं यार काम करना है मिलता नहीं है, भाई ढूंढ तो सही। ये सब होने के बाद देखो एडल्ट है, 15 से 60 साल का है, काम करने के लिए रेडी है एट द प्रिवेलेंट, हाँ भाई 300 रुपये का है, कहीं पे काम मिल जाए तो कर लूंगा, नहीं मिले तो नहीं करूंगा। उसके अंदर एनर्जी भी है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन काम ढूंढने जा नहीं रहा है, सुबह से शाम तक घर पे चाय पी रहा है, काम तो ढूंढने तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है, समझ रहे हो। हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, गूगल करने के लिए रेडी है। क्या करने के लिए रेडी है बेटा? गूगली बाबा करने के लिए रेडी है, उसके बावजूद उसको काम नहीं मिल रहा है, तब जाके वो क्या है? अनएम्प्लॉयड है। तो मैंने आपको समझाया अनएम्प्लॉयड होने की डेफिनेशन। पहले तो वो बंदा क्या होना चाहिए? अडल्ट होना चाहिए, 50 से 60 साल का होना चाहिए, रेडी टू वर्क होना चाहिए एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, उसके पास एनर्जी भी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम घर पे बैठ के भगवान का नाम नहीं लेना है, ठीक है। क्या करना है? इन सर्च ऑफ, हु इज इन सर्च ऑफ वर्क, बट काम नहीं मिल रहा है, सच अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। कोई डाउट है? एंड सच टाइप ऑफ कंडीशन इन ग्रुप इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलके, अगर बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सच एन अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है विच हैज टू बी फेस्ड मैंडेटरी। बेटा मैंडेटरी को देखो काफी सारी बार जब एक यूनिक से वर्ड आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक से वर्ड? प्रिवेलेंट। मैंने क्या बोला? एग्जिस्टिंग, समझाया? एग्जिस्टिंग मतलब अभी जो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में मैंडेटरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। एंड वो हैज विच हैज टू बी फेस्ड कंपल्सरी इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट एस अगेंस्ट हिज विश। हैज विश नहीं, ये हैज नहीं है, ये हिज है। ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कंपल्सरी मैंडेटरी फेस किया जाता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध। क्यों इच्छा के विरुद्ध? पहले तो वो क्या था? एडल्ट भी था, ठीक है ना। थोड़ा डार्क कर लेते बेटा पेन को अपन क्या कर लेंगे। वो क्या था? एडल्ट भी था, रेडी टू वर्क भी था एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, एनर्जी भी था, क्वालिफिकेशन भी था, इन सर्च ऑफ जॉब भी था। तो उसकी इच्छा नहीं थी बेकार बनने की, वो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो खुद बेकार रहे, ठीक है ना, बट फिर भी बेकार है, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध वो बेकार है ना। तो सच एन एम्प्लॉयमेंट विच हैज टू बी फेस्ड मैंडेटरीली इज कॉल्ड, मैंडेटरीली लिख सकते हो क्योंकि वो उसके ऐसे विशेषण की तरह यूज किया है। विच हैज टू बी फेस्ड मैंडेटरी नहीं आता, विच हैज टू बी फेस्ड मैंडेटरीली आता है, ठीक है ना, कंपल्सरीली आता है। ग्रामीण वो फिर नेक्स्ट लेवल इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं। मैंडेटरीली आएगा या तो कंपल्सरी ली आएगा। अगेंस्ट हिज विश, ये इसको ध्यान रखना, अगेंस्ट हिज विश है ना। इफ पीपल would demand wages more than the prevalent market rate, who are not in age group of 15 or 16, who are handicapped, weak, sick, old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered to be unemployed। ठीक है, अनएम्प्लॉयड कौन है? जो काम करने के लिए रेडी है। अभी कोई हाउसवाइफ है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है, जिसकी कैपेसिटी काम करने की है, बट वो काम करने के लिए घर से उसके हस्बैंड की मंजूरी नहीं है। मैं क्या करूं, मेरा पति मेरे को काम नहीं करने दे रहा है, फलाना ढिमका, तो वो अनएम्प्लॉयड कैसे हुई? अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा कैसे हुई? उसका पति उसको सामाजिक लेवल पे काम करने नहीं दे रहा है, कैसे? चलो उसको तो जॉब मिल रही है ना, समझ रहे हो? यहां पे कौन सा रूल लागू पड़ गया सर?
who is not in search of work, वो काम तो ढूंढ ही नहीं रही है क्योंकि उसका पति उसको अलाउड कर ही नहीं रहा है। If people would demand wages, देखो जो प्रिवेलेंट, अगर पर्टिकुलर कोई, जैसे मैं मेरी बात कर दूं, ठीक है, अब कोई टीचर होता है उसको पर्टिकुलरली सालाना 3 या 4 लाख का पैकेज मिलता है। अब कोई पर्टिकुलर टीचर स्कूल में जाके बोलता है मेरे को 10 लाख का सालाना पैकेज चाहिए, तो प्रिवेलेंट मार्केट रेट से ज़्यादा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड कैसे हो गया? उसको प्रिवेलेंट जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से जॉब मिलेगी, आप समझ रहे हो, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। वेरी गुड। इफ पीपल डिमांड वेजेस मोर देन द प्रिवेलेंट मार्केट रेट, कैसा? एग्जिस्टिंग मार्केट रेट से कोई ज़्यादा सैलरी मांग रहा है, कोई डाउट है? तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। वो आर नॉट इन एज ग्रुप ऑफ 15 और 60, वो आर हैंडीकैप्ड, मतलब कि कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए वो लायक नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, है ना, ठीक है, समझ रहे हो। जिसको हम हैंडीकैप के लिए दिव्यांग वर्ड यूज किया है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, दिव्यांग, ठीक है ना, जो खुद वीक है, मतलब एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है, सीक है, अगेन एनर्जी नहीं है, सीक और ओल्ड वही एनर्जी नहीं है, 60 साल से ज्यादा हो गया, लेजी आलसी है, एनर्जी नहीं है, ठीक है ना, हाउसवाइफ है, मतलब क्वालिफाइड नहीं है, वो रेडी नहीं है काम करने के लिए, ठीक है ना, समझ रहे हो। एक्चुअली उसको हम क्या बोलते हैं? रेडी टू वर्क नहीं है, वो इज इन सर्च ऑफ जॉब नहीं है, ठीक है ना। दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अनएम्प्लॉयड। बड़ी इजी सी बातें कर गई हमने यहाँ पे, क्या एकदम तगड़ी तगड़ी वाले बातें कर दी। हाँ, बीच की चीजें वो मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए होगी, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, मैंने साइड पे जो लिखा है उसको मैं ऐसे का ऐसा रखूंगा। कोई डाउट है बेटा? है ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। हाँ, वो हीज को भी मैं रखूं ना? ये जो हीज है वो इसी वजह से रखा है। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक बार और रीड कर लेता हूं, चलेगा? वैसे तो हो ही गया। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वन हु इज अडल्ट, एक व्यक्ति जो अडल्ट है, हुज एज इज 15 टू 60 ईयर्स, जिसकी एज 50 से 60 साल तक है, हु इज रेडी टू वर्क, हु इज रेडी टू वर्क एट द prevalent market rate of wages, has energy and qualification to work, उसके पास एनर्जी भी है और काम करने का क्षमता भी है, क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है ना, लायकात भी है। इसको बोलते हैं काम करने की क्षमता। एनर्जी मतलब क्या? क्षमता प्लस लायकात। गुजराती मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, समझ रहे हो। Who is in search of work, गूगल करने के लिए रेडी है, बट इज नॉट गेटिंग वर्क, परंतु उसको काम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सच अ पर्सन इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयड बोलते हैं बेटा। सच टाइप ऑफ कंडीशन इन ग्रुप इज कॉल्ड, अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको ग्रुप में पाई जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। सच एन अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज टू बी फेस्ड मैंडेटरीली, अगर ऐसी कंडीशन अगर आपको कंपल्सरीली फेस करनी पड़ते अपनी इच्छा के विरुद्ध, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इफ पीपल वुड डिमांड वेजेस मोर देन द प्रिवेलेंट मार्केट रेट, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेलेंट मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है, ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति प्रिवेलेंट मार्केट रेट से ज्यादा पैसा मांग रहा है, who are not in age group of 15 to 60, who are handicapped, जो handicapped है, जो वीक है, जो सिक और ओल्ड है, जो लेजी है, जो हाउसवाइफ है, those who are not willing to work in spite of being capable, है ना, are not considered unemployed, ठीक है। we have to study types of unemployment, हमने अनएम्प्लॉयमेंट को समझा, अच्छे से समझा, उसकी डेफिनेशन को समझा। अब ये जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना, आपको कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, अलॉन्ग विथ एग्जांपल्स। देखो, अब एक दर्जी है, ठीक है, दर्जी का एग्जांपल लेते हैं तो समझो। अब जैसे दिवाली आई, ठीक है,
दिवाली है, फिर मैरिज सीज़न है, तो लोग कपड़े सिलवाने के लिए जाएंगे, ठीक है ना, लोग कपड़े सिलवाने के लिए जाएंगे। बट जैसे ही मॉनसून आता है, क्या आता है बेटा, मॉनसून आता है, आपको पता है बीइंग अ दर्जी, आई एम ऑल्सो दर्जी, ठीक है, मेरे पापा दर्जी थे, तो मैंने ऑब्जर्व किया था जब भी मॉनसून आता था, ठीक है ना, तो मॉनसून में लोग कपड़े सिलवाने नहीं आते थे, समझ रहे हो, तो वो जो 3 या 4 मंथ्स थे, ठीक है ना, वो बड़े ट्रबल्स वाले जाते थे, समझ रहे हो। तो ये जो मेरे पापा थे वो काम करना चाहते थे, लेकिन उसको बोलते सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते बेटा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी के लिए यही जो पुअर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम में और पुअर्टी पाप एलिवेशन प्रोग्राम बोलो, उसके अंदर जो मनरेगा था, ठीक है ना, जिसका मैंने डंके की चोट पे विरोध किया था, महात्मा गांधी नरेगा NREGA, जिसका मैंने डंके की चोट पे विरोध किया था। तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ऐसे जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए ये जो है वो मतलब एकदम आशीर्वाद समान है। कैसी है बेटा, आशीर्वाद समान स्कीम है, ठीक है, कोई डाउट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होता है, यहाँ पे हमारे दर्जी होगा तो एग्जांपल लिया नहीं होगा, क्योंकि इन लोग इतने डिटेल में तो फिर आपको पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे इन लोगों ने सिर्फ एग्रीकल्चर का एग्जांपल लिया होगा, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से आपको बताया, ठीक है, समझ रहे हो। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थतंत्र में ये जो नीचे है वो अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार है। सबसे पहला क्या हो गया आपका, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरेगुलरिटी इन रेनफॉल एंड लेक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 months इन इंडिया, दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला ना आपको सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाएंगे, तो क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हो भाई, देखो लेस वाटर, आपको क्या रखना है, वाटर, वाटर यार, वाटर का स्पेलिंग हद है सर, वाटर लेस, माइनस का साइन कर दिया। कम पानी के लिए आपको याद रखना है, कम पानी की वजह से सीजनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आता है। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, आप दूसरा कोई एग्जांपल दे नहीं सकते क्योंकि आपकी बुक में दिया गया नहीं है। तो ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरेगुलरिटी रेनफॉल एंड लेक ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट इनके पास होता नहीं है। ड्यू टू लेक ऑफ अल्टरनेटिव, दूसरा कोई एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं है। फार्मर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 months, जैसे मैंने मेरे पापा का भी एग्जांपल लिया ना, समझ रहे हो आप, लिया कि नहीं लिया बेटा। तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसी चीज को क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट है बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, देखो इसका भी जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसको याद करना। जो भी आपके टीचर है ना स्कूल में एसएस के, वो आपको इसको प्लेन रीडिंग करवा के चले गए, दैट इज वाई आपको टफ पड़ता है, ठीक है ना। क्या करवा के चले गए हैं, प्लेन रीडिंग करवा के चले गए हैं, समझो। व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, समझो। इधर पे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मेरा एक कंपनी है, ठीक है, क्या है, मेरा एक कंपनी है और मेरे पास एक ओल्ड मशीन है, क्या है, ओल्ड मशीन है, समझ रहे हो। अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरा एक प्लास्टिक का कंपनी है, प्लास्टिक की थैली। अब वो जो है ना, वो 70 माइक्रोन्स प्लास्टिक की थैलियाँ बनाती है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये थैली एनवायरनमेंट के लिए, प्लास्टिक की कैरी बैग, आपको पता होगा अभी थोड़ी थोड़ी थैलियों की क्वालिटी बदल रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला 120 माइक्रोन्स की थैली होगी तो ही चलेगी। तो भाई मेरा तो मशीन मैक्सिमम 70 माइक्रोन्स वाली ही थैली निकाल रहा है, उससे जाड़ी थैली तो बना नहीं पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वो मशीन की कैपेसिटी होती है। अब क्या हो गया, मेरा ये मशीन तो बेकार हो गया, क्या हो गया, अब मुझे न्यू मशीन लेना पड़ेगा। और न्यू मशीन भी मैं कैसा लूंगा, ये गवर्नमेंट तो हमेशा माइक्रोन्स चेंज करती है, अभी 120 माइक्रोन्स है, कल 150 कर देगी, तो मैं क्या करूंगा भाई, 250 माइक्रोन्स वाली मशीन खरीदूंगा, ठीक है। अब ये मशीन जो मैं खरीद रहा हूँ उसको आने में 1-1.5 महीना लगेगा। तो मेरे जो कारखाना था, मेरा जो फैक्ट्री था, वहाँ पे जो 20 लोग काम कर रहे थे,
उन लोगों का क्या होगा, क्योंकि अगर ये मैंने बना दी थैलियाँ तो भी वो तो काम की है नहीं, रॉ मटेरियल भी फेल हो जाएगा। इन दैट केस ये जो है वो जब तक ये न्यू मशीन नहीं आएगा तब तक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। कैसे, आप समझ रहे हो चीजों को, जब तक ये मशीन नहीं आएगा तब तक वो कैसे हो गए, बेकार हो गए। ठीक है, देखो हमारा एग्जाम्पल सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। When new technology is introduced in place of old technology, laborers remain unemployed for some time. कुछ वक्त तक लेबर्स क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यहाँ पे जब आप अगर गलती से कॉमर्स ले रहे हो, है ना, तो ये इंडिविजुअल चैप्टर आते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लिखना होता है इसके अंदर, मतलब यहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिखना होता है, यहाँ पे तो जस्ट आपको एक एक लाइन लिखनी है। बड़ी अच्छी सी बात है, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कैसी बातें करेंगे, स्ट्रक्चरल। इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, इलिटरेसी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बात करी, मेरे पापा की बात करी, समझो अगर मेरे पापा कंपल्सरीली मुझे दर्जी बनाते, बोलते ना दर्जी नो छोकरो दर्जी, फिर होता है दर्जी जीवे सही दूसरी सीवे, ठीक है, क्या दर्जी नो छोकरो दर्जी, फिर दूसरा क्या होता है दर्जी जीवे ત્યાં સુધી सीवे, दर्जी जीवे ત્યાં સુધી सीवे, मतलब यहाँ पे ओल्ड एज जैसा कुछ नहीं होता, तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। मोची का लड़का मोची, आप समझ रहे हो, चेंजेस तो ऑर्थोडॉक्सी लेके आ गए हम, भाई मेरा लड़का है दर्जी बनेगा, पैंटी बनाएगा, ये गलत बात है। एजुकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लेके आ गए बेटा आपके लिए, इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड। क्यों बैकवर्ड है, ऑर्थोडॉक्स है भाई, मेरा बेटा यही करेगा, ठीक है ना। अगर कोई चोर बोलेगा भाई मैं चोर, मेरा बेटा भी चोरी ही करेगा, इसको ऑर्थोडॉक्सी बोलते हैं। भाई ये तो कोई बात हो गई, नॉनसेंस, समझ रहे हो। सोशल बैकवर्डनेस, ये जो सामाजिक बैकवर्डनेस है, ठीक है, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी है, कस्टम्स है, परंपराएं है, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो हमारी मार्खाकीय बेकारी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम हमारी चीज़ों को छोड़ते ही नहीं है। कोई डाउट है बेटा, नहीं है। अब देखो एक पुजारी है, ठीक है, एक पुराने मंदिर का पुजारी है, अब उसके 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब वो बोलेगा मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मंदिर के पुजारी बनेंगे। अब एक तो पुराना मंदिर है जहाँ से आवक भी बड़ी होती नहीं है, अब ये 2 बच्चे एक ही मंदिर को संभालेंगे, क्या आपको लगता है दोनों का घर चलेगा? एक तो इसका खुद का माण चलता है, फिर ये पुजारी और पुजारण, उन दोनों को तो खाना ही इस मंदिर से, आवक जो होगी उससे। अब ये 2 बच्चे, उनकी भी फैमिली होगी, तो ये क्या आपको नहीं लगता ये लोग गरीब ही रहेंगे, पुअर ही रहेंगे और अनएम्प्लॉयड ही रहे ना, क्योंकि वो जब तक ये खुद भाई साहब जिएंगे तब तो वो खुद आरती करेंगे, खुद पुजारी रहेंगे। ये उनके 2 बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि पापा ने कुल मिला के कुछ सिखाया नहीं है, बोला है मेरे बच्चे ब्राह्मण है, ब्राह्मण नो छोकरो ब्राह्मण, हाँ ब्राह्मण है, वो आपकी कौम है, आप ठीक है ब्राह्मण हो, आपका गोत्र है, आप हो, लेकिन आप पढ़ा तो लो बच्चों को, समझ रहे हो। कोई डाउट है बेटा? नहीं है। डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? देखो कभी कभी क्या हो जाता है, जब ऑनर थोड़ा दयावान होता है, क्या होता है, दयावान होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए 4 ही लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, पर ये 4 लोग में 2 लोग क्या बोलता है, साहब मेरा भाई को भी ऐसे बेकार है, मैं लेके आऊँ। दूसरा भी ऐसा बोलता है, मेरा भाई बेकार है, मैं भी लेके आऊँ। तो 4 की जगह 6 लोग हो गए, 4 की जगह 4 + 2 कितने हो गए, 6। अब ऐसे हालात है, ये जो 2 एक्स्ट्रा भाई है ना, 2 एक्स्ट्रा भाई ये काम पे नहीं आते ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि जो काम करना था ना कोई पर्टिकुलर, यहाँ पे एक काम था, वो सिर्फ 4 लोगों का काम था, और ये 2 लोगों के काम करने ना करने से ये काम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो काम तो खत्म ही होना है। इसी को बोलते हैं डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। उनकी कोई जरूरत नहीं है, प्रच्छन्न बेकारी, ठीक है। ये रहा बेटा
क्या हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये रहा, हम थोड़ा हाईलाइट करना। समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन ऑक्यूपेशन, किसी भी पर्टिकुलर धंधे में, इवन इफ अ फ्यू लेबरर्स आर रिमूव फ्रॉम द वर्क, अगर कुछ जो लेबर है उनको काम से हटाया जाए, नो डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन, जो टोटल प्रोडक्शन है उसके अंदर बिल्कुल भी कमी नहीं पाई जाएगी। सो these extra laborers are said to be unemployed in disguised way। कोई डाउट है बेटा? ठीक है, कभी कभी मैं एक बार 6 के 6 पढ़ाने के बाद वापस एक प्लेन रीडिंग कर दूंगा आपको याद रखने के लिए, रटवा नहीं रहा हूं। कभी कभी मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन, किसी भी धंधे में, इवन इफ अ फ्यू लेबरर्स आर रिमूव फ्रॉम वर्क, नो डिक्रीज इन इज रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन। सो ये जो एक्स्ट्रा लेबरर्स थे आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन डिस्ग्वाइज्ड वे, ठीक है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं लेता हूं, सीधा ही समझा देता हूं, ठीक है ना। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का भी कोई एग्जाम्पल नहीं दूंगा, सीधा ही समझा दूंगा। कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। SFSDIE, ठीक है, कोई डाउट है बेटा? नहीं है, आप याद रख लेना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment। ठीक है, देखो इंडस्ट्री क्या बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड क्या है, एक इंडस्ट्री है, समझ रहे हो। फिर अगर कोई स्टील की कोई फैक्ट्री है तो स्टील की जितनी भी फैक्ट्रियां मिलके एक इंडस्ट्रीज बनाते हैं, ठीक है। फिर मोबाइल की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब मिलके एक इंडस्ट्री बनाते हैं। तो कभी कभी क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे कि देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल चेंजेस, बराबर है। अगर मोबाइल की बात कर ले तो मोबाइल देखो अभी एंड्रॉयड के ऊपर है, ठीक है, एंड्रॉयड के ऊपर है। तो अब एंड्रॉयड बनाने वाली सभी कंपनी बोल रही है कि हम एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल नहीं रखेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड मोबाइल रखेंगे, ठीक है। आप और माइक्रोसॉफ्ट, आप समझ रहे हो मैं कौन सी भाषा में बात कर रहा हूँ। एंड्रॉयड बेस्ड और वो एप्पल का iOS बेस्ड मोबाइल होता है, ठीक है ना। तो सब कंपनी बोल रही है और एप्पल ने भी बोल दिया कि एंड्रॉयड बेस्ड नहीं और iOS बेस्ड मोबाइल नहीं, सभी कंपनी ने बोला, सब बोल रही है माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड। तो ये जितने भी जो एंड्रॉयड जिस पर्टिकुलर जहां से ओरिजिनेट हुआ है, तो वो जो पर्टिकुलर कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ठीक है, तो एंड्रॉयड के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। उनको दूसरा, क्योंकि इंडस्ट्री में चेंजेस आया है, उनको दूसरा काम ढूंढने में देर लगेगी, है ना, और मे बी पॉसिबल उनको काम मिले ही नहीं। जैसे इंडस्ट्री, जैसे हमने अभी प्लास्टिक का एग्जांपल ले लिया था, क्या ले लिया था, प्लास्टिक का एग्जांपल ले लिया था। मेरी एक कंपनी थी प्लास्टिक बेस्ड, अगर गवर्नमेंट बोले कि इंडिया में प्लास्टिक की थैली अलाउड ही नहीं है, तो ये जो प्लास्टिक की थैली बनाने में जितने भी लोग थे, इवन ऑनर भी बेकार हो गया, हमारा इतना बड़ा मशीन जो था वो भी बेकार हो गया। तो इसको बोलते पूरी इंडस्ट्री उड़ गई और इतने बड़े लेवल पे बेकारी आ गई, आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। और एक एग्जांपल दूं तो अगर इंडिया में ऐसा बोला जाए कि कल से एक भी रिक्शा नहीं चलेगी, गवर्नमेंट क्या बोले, तो कितने बड़े लेवल पे बेकारी आएगी पता है। एक्चुअली जो चलाते हैं वो तो ठीक है, जो रिक्शा बनाते हैं, ठीक है ना, वो बनाने वाले, वो कंपनी, सब कुछ बेकार हो गए। कोई डाउट है आपको? इसको बोलते पूरी की पूरी इंडस्ट्री उड़ गई। क्या उड़ गई? इंडस्ट्री उड़ गई, ठीक है ना। In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in, अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, ठीक है ना, बहुत सारे चेंजेस होते हैं।
Such a situation is called industrial unemployment. What is educated? Educated बोलो, educated बोलो. And if a person has obtained at least secondary degree, secondary education और degree, अगर किसी व्यक्ति ने secondary education लिया है यानी 10th पास, या तो फिर उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है, ठीक है, and is unemployed, he is called educated. He is called educated अनएम्प्लॉयड. कोई डाउट है बेटा? बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है. चलो ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हमने आपके लिए कितनी मेहनत की. ओ शिट, हमने आपको क्या क्या चीतर चीतर के पढ़ाया है, देखो भाई साहब, ठीक है, कोई डाउट नहीं है बेटा. तो तगड़ा. तो हो ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे थे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है. एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड गाइस. यस, ओके फाइन. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, रिवाइज कर रहे हैं हम इस टॉपिक को. ड्यू टू लेक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरेग्युलरिटी इन रेनफॉल एंड लेक ऑफ अल्टरनेटिव अनएम्प्लॉयमेंट, farmers have to remain unemployed for 3 to 5 months in India. This is called seasonal unemployment. Frictional unemployment, when new technology is introduced in place of old technology. जब कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है, पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से जगह लेबर्स रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट टाइम. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है ना, घर्षणजन्य बेकारी कहेवाय, स्ट्रक्चरल माળખાકીય बेकारी. इंडियन इकोनॉमी इज बैकवर्ड एंड ऑर्थोडॉक्स. सोशल बैकवर्डनेस, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्सी, कस्टम्स, इलिटरेसी, lack of structural facilities are responsible for structural unemployment. Disguised unemployment, sometimes more than required number of workers are involved in an occupation. Even if a few laborers are removed from work, no decrease is recorded in total production, so these extra laborers are said to be unemployed in disguised way. Industrial unemployment की बात करते हैं. In the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment. Educated unemployment, if a person has obtained at least secondary education or degree and is unemployed, he is called educated unemployed. ठीक है ना. मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, नंबर से. और एज फार एज जैसे कि मैंने ये चीज़ आपको कैसे अच्छे से पढ़ाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जब तक बात है और 3 पेज इसके बाद में बाकी है मेरे हिसाब से, और मैं वो अच्छे ही जाएंगे, मतलब समझने में आसान रहेंगे. वो पढ़ाने वाले को पढ़ाना नहीं आता इसलिए थोड़ा बहुत टफ लगता है, ठीक है, बट एक ऐसा पेज है, 2-3 पेज है, नंबर्स आ रहे थोड़े, ठीक है ना. प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मुझे नहीं पता हम 4 पैराग्राफ 5 पैराग्राफ है, 1 2 3 4 जो 5 पैराग्राफ है उसको मतलब टोटली खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, बट एटलीस्ट वी आर मूविंग अहेड. ठीक है ना. प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट किस हद तक है इंडिया में. देयर इज अ डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भारत में स्टेट वाइज बेकारी की संख्या में थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है. बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन रजिस्टरिंग द डिटेल्स ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट फिगर. देखो क्या होता है, पहले तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है. जैसे जब पहली बार मैं खुद कॉलेज पास आउट हुआ, समझ रहे हो, 2004 की अगर हम बात कर लें, तो जैसे ही पापा ने बोला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम लिखवा दो, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट, जैसे आजकल तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बताऊं तो जैसे Naukri.com है,
ठीक है, तो स्पेलिंग शायद गलत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे हैं, समझ रहे हो, वेबसाइट है जो आपको आप अपना नाम रजिस्टर करवाओ तो फिर आपको जॉब लेने में वो मदद करते हैं, ठीक है ना, आपको अप्रोप्रिएट जगह पे जॉब दिला देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ज़माने में ये सब नहीं हुआ करता था, तो हमें गवर्नमेंट की जो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है ना। एक्सचेंज मतलब क्या कि वहाँ पे उनका नाम है, किसी को जॉब चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएंगे, बोलेंगे कि हमें इन पर्टिकुलर फील्ड में इतने लोगों की ज़रूरत है, वो लोग आपको रेकमेंड करेंगे, मतलब आपका नाम वहाँ पे आपको लिखवाना है, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो वही बातें हो रही है यहाँ पे। देयर इज अ डिफरेंट इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखो जैसे गुजरात का नंबर अलग होगा, दिख रहा है क्या नीचे गुजरात का नंबर, मुझे ढूंढ के बताओ बेटो। यस, गुजरात का नंबर पर ठीक है, हाँ वेरी गुड, गुजरात का नंबर गाइस, गुजरात का नंबर पर 1000 पीपल 4.5%, एंड इन गुजरात, सॉरी ये क्या है, वेर अनएम्प्लॉयड, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये क्यों ऐसा है, एक्चुअली है ना गुजराती मीडियम का बुक, मुझे एक सेकंड देखना पड़ेगा क्योंकि वो गुजरात वाला दो बार लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो, एक बार, हाँ गाइज, उस तब तक मैं ये बता दूं, ये मैं गुजराती मीडियम का बुक चेक करूं, तब तक इनडिफरेंस को आप लोगे, इनडिफरेंस का मतलब उदासीनता, क्या बोलोगे, उदासीनता मतलब लेक ऑफ इंटरेस्ट, लेक ऑफ इंटरेस्ट यानी उदासीनता, यस, उदासीनता मतलब लोगों को इंटरेस्ट कम होता है। अच्छा, ये नंबर्स के बारे में बता दूं मैं यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर है ना, ये लाइन अनवारंटेड है, एक्स्ट्रा है, इसको आपकी टेक्स्ट बुक से हटा देना, 2 बार लिखी गई है, ठीक है ना। अब मैं आता हूं उस नंबर के ऊपर, लेक ऑफ, बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस यानी उदासीनता, लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है ना, इन रजिस्टरिंग द डिटेल्स, कॉमा की जरूरत नहीं है, ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट एग्जैक्ट। देखो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है इंडिया में, गवर्नमेंट वाले, ठीक है ना, उनको खुद को लोगों के नाम नोंदने में कि ये भाई ये बंदा है अनएम्प्लॉयड, इसका नाम लिखते, इसको कहीं पे जॉब मिल जाए, अब वो लोग इतने इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसीलिए तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट चल रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको इच्छा नहीं है, समझ रहे हो, कोई भी डाउट नहीं है। बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन रजिस्टरिंग द डिटेल्स ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, it is difficult to take out exact or approximate figure. Still, on the basis of figures of Labor and Employment Ministry of India National Sample Survey, we get an idea about comprehensiveness of unemployment. ठीक है, एक सेकेंड ना गाइस, proportion of unemployment in India, there is difference in state wise condition of unemployment in India. भारत में ठीक है, देयर इज डिफरेंस इन स्टेट वाइड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में राज्य वाइज है ना, स्टेट वाइज जो अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी के नंबर से, उसमें एक डिफरेंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस, जो भी एक इनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में मैंने बताया, हमारे गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जहां पे नाम हमें नोंधाना पड़ता है, ठीक है, लिखवाना पड़ता है। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो खुद उदासीन है, क्यों, इन रजिस्टरिंग द डिटेल्स ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, जो लोगों को जॉब चाहिए उनका नाम लिखने में ये खुद उदासीनता दिखाते हैं। तो इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट फिगर, अप्रोक्सीमेट फिगर भी नहीं मिलता और एक एग्जैक्ट नंबर भी नहीं मिलता कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, समझ रहे हो। स्टिल, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है,
and National Sample Survey NSS, we get an idea about जो गरीबी का कॉम्प्रिहेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो हद है उसका एक हमें एक ऊपर से मोटे मोटे तौर के ऊपर आइडिया आ सकता है। देखो ठीक है, समझो, अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग 2011 में जो हमारी वस्ती गणतरी हुई थी 116 मिलियन, देखो आपको बता दूं 1 मिलियन, अरे यार 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है, समझ रहे हो, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, समझो। अब 2011 में 116 मिलियन यानी 1 2 1 2 1 2, समझो ये नंबर्स कहां पे जाके अटक रहे हैं, ठीक है ना, समझो कितने लोग आए, 11 करोड़ 60 लाख लोग, कितने, 11 करोड़, क्योंकि देखो आपको जब पीछे 6 मिंडे लगाना है बेटा, मिलियंस मतलब आपको पीछे कितने मिंडे लगाना है, 6 मिंडे, यहां पे भी हमने 6 मिंडे लगा दिए, हमारे नंबर्स आए कुल मिला के 11 करोड़, ठीक है ना। देखो मैंने करोड़ में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां पे मिलियन है, यहां पे मिलियन है, वापस मिलियन है, और वापस एक जगह पे करोड़ है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, यहां पे वापस मिलियन है, हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से वो उस हिसाब से यहां पे जो करोड़ है, समझ रहे हो, उसकी हमें थोड़ी सी आइडिया है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट नंबर्स आ जाए। नाउ पीपल, लोगों को जॉब चाहिए थी, 32 मिलियन पीपल वेर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो पढ़े लिखे ही नहीं थे बेटा, कैसे थे, 32 मिलियन मतलब 32 लिखो और 1 2 3 4 5 6, फिर ये, ठीक है, ये है 11 करोड़ 60 लाख, ये है 3 करोड़ 20 लाख, कोई डाउट है बेटा, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ये थे, देखो ये लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे, गूगल कर रहे थे, अब वो हमारा वर्ड है, ये क्या कर रहे थे, एम्प्लॉयमेंट गूगल कर रहे थे, ठीक है। अब देखो इन लोगों के क्या हालत है, ये जो 3 करोड़ 20 लाख है, आप लिख सकते हो ना, वो अनएजुकेटेड, कैसे, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है, दूर तक डाउट नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो, हम क्लियर है। और ये जो 116 है मतलब 11 करोड़ 60 लाख है, उसका दूसरा हिस्सा 84 मिलियन, यानी 84 बाद 2 3 4 5 6, ये इसका टोटल मात्रा है, इसका और इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा, 11 करोड़ 60 लाख। ये जो एम्प्लॉयमेंट गूगल करने की कगार पर थे, ये लोग जॉब ढूंढ रहे थे, उसमें अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड कितने थे, और ये जो 84 वो है अनएजुकेटेड, कैसे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे। आप चीजों को समझ रहे हो बेटा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो अब यहां पे ये जो नंबर थे, ये जो नंबर आपको मिलियंस में दिए गए, अरे यार सेकेंड, हाँ गाइस, ये जो नंबर आपको ऐसे दिए गए, इसमें इन दोनों नंबर को सबको जब हालांकि इस सब नंबर को मिलियंस में दिया गया, ये जो नंबर है इसको मिलियंस में दिया गया, ये टोटल 11 करोड़ 60 लाख में से 4 करोड़ 70 लाख, कितना, ये लोग, इनकी एज बता दी गई कि ये 15 से 24 साल की एज थी इनकी, आप समझ रहे हो, तो इसीलिए मैंने इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बता दिया आपको, ताकि आपके दिमाग में कोई भी हल्का सा भी डाउट ना रहे, ठीक है। ये एक ही डेटा है, 11 करोड़ 60 लाख टोटल अनएम्प्लॉयड थे, जो जॉब की सर्च में थे, गूगल कर रहे थे, ऐसा हम नहीं लिखेंगे, वो हमारा वर्ड है। उसमें से 3 करोड़ 20 लाख अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, उसमें से 8 करोड़ 40 लाख एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड थे, और जो उसी में से ये जो नंबर है उसी का एक हिस्सा 4 करोड़ 70 लाख, उनकी एज जो अनएम्प्लॉयड थे, उनकी एज ग्रुप क्या थी, 15 से, यानी बहुत यंग लोग थे जिनको एक्चुअली जॉब की बड़ी जरूरत होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो 13-14, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 5.4%, ठीक है ना, और यहां पे ये जो नंबर है वो 1000 के ऊपर है, किसके ऊपर है, 1000 के ऊपर है।
मतलब कि 1000 का रेट है, ये 100 का रेट नहीं है, मतलब 1000 पे 5.4, समझ रहे हो। एंड इन गुजरात पर 1000 एक थाउजेंड में, ठीक है ना, 12 लोग, 12 पर्सन्स, और उन्होंने इसको रेट क्या बोला बेटा, इसका रेट बोला 1.2%, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या, ये जो लोग है वो 54 पर्सन है, वो पर्सन को उसमें कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, तो ये जो परसेंटेज दिया गया है, ये जो परसेंटेज दिया गया है आपको 1000 पे दिया गया है, कोई डाउट है, यानी 1000 पे 54 और उसको अगर उनके हिसाब से पर्सन में परसेंटेज में काउंट कर दिया गया तो कितना आया 5.4%। कोई डाउट है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल भी डाउट नहीं है। एक ही सेकंड, हाँ बेटा बाद में बात करते हैं उससे। इन 2009-10 पर 1000 पीपल 34% यानी 3.4% वेर अनएम्प्लॉयड, ठीक है। कोई डाउट है, एक सेकंड में, एक सेकंड के उनको रिप्लाई दे देते हैं हम, ठीक है, एक सेकंड गाइस, यस ओके फाइन, चलो ठीक है, समझ रहे हो। वेर अनएम्प्लॉयड, रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वाज मोर इन अर्बन एरियाज, रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन द अर्बन एरिया। देखो वापस यहां पे 2 बार लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम की बुक मतलब अभी आपके लिए महान काम कर रही है। वापस देखो, रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरियाज, यहाँ पे रेट, एक बार रेशियो दिया गया, एक बार रेट दिया गया है, मतलब क्यों 2 बार लिखा गया, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। रेशियो और रेट में क्या फर्क है, आप रेशियो भी लिख सकते हो, रेट भी लिख सकते हो, अब 2 बार लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से, अब रेशियो ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा ही है, ठीक है ना। वाई देर आर 2 लाइन्स, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमन वाज 7.7 इन 2003, ठीक है। अब देखो मैं आपको ये जो परसेंटेज है, ठीक है, ये मनरेगा की कोई जरूरत नहीं है हमें, ये जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, वो कैसे आए हैं, क्योंकि हर एक चीज तो मैं आपको बताता ही हूं, तो मेरी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। ये जो है मैंने 54% बताया, अगर 1000 पे 54% बेकार है तो 100 पे कितने होंगे, 100 पे कितने होंगे, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 54 डिवाइडेड बाय 1000, मिंडी गई 5.4। आप समझे परसेंटेज कैसे आया। ये जो 54 था, फिर गुजरात में, ये पूरे इंडिया का था, फिर गुजरात में 1000 पे 12 लोग, तो 100 पे कितने, ठीक है, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 1 2 3, 2 गई 1 पॉइंट। आप समझे परसेंटेज कैसे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब ये एक और डेटा है हमारे पास 2009-10 का, 1000 पे 34, तो 100 पे कितना, 100 मल्टीप्लाई बाय 34 डिवाइड बाय 1 2 3, 2 गई है ना, 3.4% आया, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो बेसिकली वो नंबर्स वाले जो 3 पैराग्राफ थे वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, फिर उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन है अगर होगा तो मैं आज कवर करवा दूंगा एक प्लेन रीडिंग जैसा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और नवरात्रि का ऑलमोस्ट, अरे रे वो इरेज नहीं करना था, चलेगा, ठीक है, ओके फाइन। देखो प्रपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेकारी की हद, प्रपोर्शन, उसका रेशियो क्या हो सकता है, रेट की बात कर रहे हैं। देयर इज डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ इनडिफरेंस, मतलब अरुचि होना, क्या होना, अरुचि होना, ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसकी जो अरुचि है, ठीक है, इन रजिस्टरिंग, कॉमा नहीं लगाना, इन रजिस्टरिंग द डिटेल्स ऑफ पीपल इंटरेस्टेड इन गेटिंग जॉब, जिन लोगों को जॉब की
जरूरत है, उनका रजिस्ट्रेशन करने में अरुचि है। इट इज डिफिकल्ट टू टेक आउट एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट फिगर्स। स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड as well as national sample survey, we get an idea about comprehensiveness of unemployment। ठीक है, ये जो गरीबी बेकारी किस हद तक है उसका हमें आइडिया आता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस मतलब वस्ती गणतरी, काउंटिंग ऑफ 2011, आखिरी में हमारे देश में 2011 में वस्ती गणतरी हुई थी। 116 मिलियन पीपल, यानी आप अगर मैं आपको ज्यादा डिटेलिंग करने गया तो मैंने क्या बोला, 11 करोड़ 60 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट की शोध में थे। ठीक है, 32 मिलियन उसमें से 3 करोड़ 20 लाख लोग वेर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। कैसे थे? अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। और 8 करोड़ 40 लाख लोग वेर एजुकेटेड। ये वही डेटा है और उसी डेटा में से अप्रोक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल 4.70 करोड़ पीपल वेर, उसी में से मुझे लगता है मैंने ये डेटा इसी पर्टिकुलर वीडियो में अच्छे से समझाया है, मुझे रटवाने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट रट गया होगा। ठीक है, समझो, ये 116 याद रखोगे, उसके बाद में 32 याद रख देना, उसके बाद में 84 याद रख देना, होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो 2013-14 की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वाज ऑब्जर्व टू बी 5.4%। उसको 5.4% ऑब्जर्व किया गया है और ये लाइन आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, मैंने बोला मतलब 2 बार है, कायदे से 2 बार है। ठीक है, एंड इन गुजरात 1000 में से सिर्फ 12 व्यक्ति। अगर देश की बात करें 2013-14 में अनएम्प्लॉयमेंट में पूरे देश में 1000 में से 54 लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन गुजरात में एवरी 1000 में सिर्फ 12 लोग अनएम्प्लॉयड, 1.2%। 9-10 की बात करें पर 1000 पीपल 34%, यानी 3.4% वेर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज इन इंडिया। ये एक अलग से अर्बन एरिया का डेटा लेके आ गए। किसका डेटा लेके आ गए? अर्बन एरिया का, 2010 का। याद रखना, ये जो है अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ लेबर ब्यूरो 2013-14 का जो डेटा है उसने हमें एक अलग से डेटा दिया। अब कुछ नया डेटा आया 9-10 का। ठीक है, पर 1000 पीपल 34%, 3.4% वेर अनएम्प्लॉयड इन अर्बन एरियाज, वाइल इन रूरल एरियाज 16 पीपल। रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट अच्छा था, देखो 16 पीपल, 1.6% वेर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, रेशियो ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड वाज मोर इन, दिख ही रहा है, जो एजुकेटेड लोग हैं और वो भी अनएम्प्लॉयड में, वो अर्बन एरिया में ज्यादा रहता है। ठीक है ना, अर्बन एरिया में लोगों को नौकरी कम मिलती है। और रेट ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाज मोर इन अर्बन एरियाज। रेशियो और रेट में क्या फर्क पड़ता है, क्यों 2 बार लिखा है मुझे नहीं पता चलता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन वुमन 7.7, यस, धोनी का नंबर 2013 में 7.7 था। ठीक है, और एक बार ये पोर्शन भी हम एक बार, ऑलमोस्ट इजी है, सब स्टेट से आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, मैं याद करवा सकूंगा तो ठीक है, करवा दूंगा, समझ रहे हो। अभी बात निकली है तो थोड़ा दूर तक लेके जाते हैं। इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन विटनेस्ड इन स्टेट्स लाइक सिक्किम। ठीक है, ये सब स्टेट्स आप पहले भी ऐसे कुछ कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, यस, सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। याद करना ये कहाँ पे आए हुए हैं सब स्टेट, जहाँ पे पुअर्टी में आए थे सब ये स्टेट थे ही थे। ठीक है ना, छत्तीसगढ़, जहाँ पे मैंने कुछ कैम्बा जो ऐसा कोई नाम दिया था। ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड त्रिपुरा। याद आ रहा है आपको? देखो छत्तीसगढ़ था, कैम्बा जो, क्या नाम था आपका? CA कॉम्बाजो। ठीक है ना, तो यहाँ पे थे, सी मतलब छत्तीसगढ़ था, फिर कुछ अरुणाचल प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था। एम स्टैंड्स फॉर मैं दिखा देता हूँ, जैसे सिर्फ ऊपर ऊपर हवा में बातें करने का। कहाँ पे था? अच्छा, मैंने बनाया था।
ओके फाइन, चलो ठीक है, योग्य, इट्स ओके। कैम बाजो था तो मतलब वो कुल मिला के वो स्टेट्स वापस रिपीट होंगे, हालांकि कैम बाजो में सिक्किम नहीं था मेरे हिसाब से, ठीक है, ओके फाइन। जम्मू एंड कहाँ का ये, कैम बाजो, फिर केरला, फिर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अगेन छत्तीसगढ़ आ गया आपके लिए, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा। वाइल रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में अच्छी जॉब मिल रही है लोगों को, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, थोड़ा नीचे में लिख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में लोगों को अच्छी जॉब मिल रही है, हरियाणा में अच्छी जॉब मिल रही है, कर्नाटका में अच्छी जॉब मिल रही है, चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ नहीं, चंडीगढ़ एंड गुजरात में ये एच के सी जी एच ये ठीक है, आप अपने हिसाब से एस के वो सी जे टी, ठीक है, देख लेना। कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गुजरात इज गुड एंड नॉट वर्दी। भारत में ये जो लोगों को नौकरी मिल रही है उसके आसार अच्छे हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ, 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड हु आर यूथ ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज लिविंग, मतलब ऐसा बोला जाता है इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री, ठीक है ना, वाह रे यार, youngest country of the world. If India wants to become superpower on the basis of youth, it will have to change unpleasant form of unemployment. अगर हम सुपर पावर बनना चाहे तो ये जो अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ये पैराग्राफ बाकी रखने की कोई भी हिस्सा नहीं थी, बट हम 140 नंबर के पेज तक ख़त्म करेंगे आज का वीडियो। जस्ट एक बार इस चीज़ को मैं रिवाइज कर लूँ। इन इंडिया मोर अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ विटनेस्ड इन स्टेट्स लाइक सिक्किम, केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, त्रिपुरा। वाइल रेशियो ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की बीच में आता है, हैज रिमेन लो। कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन, वो अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ते पढ़ते हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट ही रीड करते हैं, तो गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट इज गुड एंड नॉट वर्दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 15% हाईली एजुकेटेड पीपल आर यूथ, 66% यूथ ऑफ द वर्ल्ड हु आर यूथ of 35 years of age live in India. If India wants to become superpower on the basis of youth, it will have to change unpleasant form of unemployment. This is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki.